दुहाई की और वोट तंत्र की लड़ाई की, क्योंकि संसद से शुरू हुई लड़ाई सड़क तक आ गई है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर और सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमले कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वोट तंत्र की इस लड़ाई में लोकतंत्र कहां खड़ा है, क्योंकि संसद के मंदिर में जो मर्यादा तार तार हुई है उसे देख सवाल खड़ा हो गया है कि मॉनसून सत्र से इस देश को क्या हासिल हुआ। रिपोर्ट संसद हुई शर्मसार, हंगामे पर आर पार। विपक्ष वर्सेस सरकार, संसद से सड़क तक मार्च। राज्यसभा से आई इस तस्वीर ने पूरे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर लाल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जब विपक्ष ने संसद में आवाज दबाने को लेकर लामबंद होकर संसद से सड़क तक मार्च निकाला, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर राज्यसभा में हुई इस घटना को लेकर पलटवार कर रहा है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? उच्च सदन जो राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है। ना वो विपक्ष के हैं, ना सत्तारूढ़ पक्ष के हैं। वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का काम करते हैं और हमने तो किसको अपॉइंट नहीं किया है। ये मेरे ख्याल से इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप झूठे हैं और पूरे झूठ के आधार पे ये, मैंने जैसे कहा, ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इश्यू से डिविएट कर रहे हैं। राज्यसभा की घटना को लेकर दोनों ही तरफ से लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, लेकिन सवाल बड़ा है कि इस हंगामे से देश को आखिर क्या हासिल हुआ, क्योंकि पूरे मानसून सत्र में लोकसभा में 22% काम हुआ है, वहीं राज्यसभा में 28% काम हुआ। बाकी के समय सिर्फ हंगामा होता रहा। संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया, क्योंकि विपक्ष के हंगामे की वजह से इस बार संसद का मानसून सत्र नहीं चल सका ठीक तरीके से। अगर बात करें तो इस बार मानसून सत्र में महज 22% की उत्पादकता रही। वहीं अगर बात करें तो इस दौरान 20 विधेयक पारित किए गए। सरकार जहां आरोप लगा रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दिया, वहीं अगर बात करें तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार और विपक्ष की इस लड़ाई में अगर बात करें तो संसद का मानसून सत्र ठीक तरीके से नहीं चल सका और इस दौरान जनता की गाड़ी कमाई का 150 करोड़ से ऊपर खाक हो गया, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि संसद का मानसून सत्र चले, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और संसद का मानसून सत्र ठीक तरीके से नहीं चल सका। अगर बात की जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से चली हो। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष सरकार पर संसद में नहीं बोलने देने का आरोप लगा रहा है। गुरुवार को विपक्ष के कई नेताओं ने इसको लेकर वेंकैया नायडू से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जताई। आखिरी में आपने जो वायदे अपोजिशन पार्टी के साथ किए, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद हम कौन सा भी बिल हाउस में नहीं लेंगे, सदन में नहीं लाएंगे और हाउस एडजर्न करेंगे। सडनली आपने देखा कि सभी कोऑपरेट कर रहे हैं तो इंश्योरेंस बिल लाए, आज ही पास करो, कल ही हमारे हाथ में दो बोल के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ है उनको देने के लिए ये साजिश रची गई है। बिना डिस्कशन से वो पास किया गया। दरअसल विपक्ष पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन से लेकर महंगाई पर सरकार को घेर रहा है, जिसमें किसानों का मुद्दा ऐसा है जिस पर समूचा विपक्ष एकजुट है। अखिलेश यादव भी किसानों के मसले पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन संसद में हुए हंगामे पर विपक्ष की एकजुटता टूटती नजर आती है।
क्योंकि जहां राहुल गांधी ने 15 दलों के नेताओं के साथ संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला, वहीं संसद में विपक्ष के गतिरोध को दुर्भाग्य बता रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मायावती ने विपक्ष के सुर से अलग सुर अलापा। उनकी पार्टी राहुल गांधी की नाश्ते पार्टी से भी दूर ही नजर आई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष एकजुट है और क्या यूपी के चुनाव में ये एकजुटता नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसका असर आने वाले दिनों में होगा, तब हर एक बात का हिसाब होगा। एबीपी गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात रोजगार पर आर पार की, क्योंकि योगी सरकार खुद को रोजगार में नंबर 1 बताकर चुनाव से पहले विपक्ष को खुली चुनौती दे दी है। वहीं विपक्ष बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सरकार के रोजगार वाले दावों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रोजगार और बेरोजगारी के बीच सच कौन बोल रहा है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये मुद्दा सिर्फ राजनीति बनकर ना रह जाए। यूपी में अब की बार रोजगार पर आर पार। योगी ने तैयार किया रोजगार वाला मंच। अखिलेश प्रियंका का बेरोजगारी वाला तंज। यूपी में चुनाव भले ही 6 महीने दूर हो, लेकिन सीएम योगी ने अभी से रोजगार मंच तैयार कर चुनाव की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। लखनऊ में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित 2848 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे और इस कार्यक्रम से ही सीएम योगी ने आरोप लगा रहे विपक्ष पर सीधा हमला कर दिया। 2017 के पहले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आजमाने का प्रयास किया होगा, लेकिन योग्यता होने के बावजूद आपको निराशा मिली होगी, क्योंकि तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, ईमानदारी का अभाव था। तब हर एक चयन की प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन लग जाता था, लेकिन एक प्रक्रिया 2017 के बाद आप सबको देखने को मिली होगी। और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण, न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने वंशवाद, जातिवाद और बेईमानी की थ्योरी बताते हुए अपने शासनकाल में दी गई एक नौकरी का पूरा ब्यौरा जनता को दे दिया। सीएम योगी की माने तो पिछले 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 4.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पाए। आप उठा करके देखिए पिछले 15-20 वर्षों के उत्तर प्रदेश शासन के अंदर हुई नियुक्तियों के डाटा आंकड़ों को। किसी भी सरकार के कार्यकाल में इतनी नियुक्तियां आपको नहीं मिली होंगी, और जब हमारी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे होंगे तब ये सरकार 5 लाख सरकारी नियुक्ति प्रदेश के नौजवानों को देने में सफल हो चुकी होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार की इस रोजगार नीति को खुली चुनौती दे रहे हैं। बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ तस्वीरों के साथ ट्वीट कर योगी सरकार पर तंज कसा था और सूबे में बढ़ती बेरोजगारी पर जमकर प्रहार किया था। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की तरह ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार हमला कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रियंका गांधी का ट्वीट इसी का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल सूबे की योगी सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.6% से घटकर 4.1% होने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 की लड़ाई में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जिस तरह से नौकरी में नियुक्ति को लेकर विपक्ष और योगी सरकार के बीच तलवार खिंच चुकी है, उसे देखकर साफ है कि ये लड़ाई दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब भाजपा के आधी आबादी वाले प्लान की बात, जिसने विपक्ष में खलबली मचा दी है, क्योंकि इन दिनों भाजपा की हर योजना महिलाओं के नाम पर शुरू हो रही है, लेकिन राजनीतिक के जानकार भाजपा की इस नारी शक्ति को वोट साधना से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव भाजपा के लिए जितनी मददगार महिलाएं हुई हैं, दूसरा कोई नहीं हुआ है। भाजपा का आधी आबादी वाला प्लान। पीएम मोदी ने किया नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान। आत्मनिर्भर महिला शक्ति से भाजपा की वोट साधना। जहां तमाम राजनीतिक दल अलग अलग सम्मेलन के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं भाजपा योजनाओं के जरिए एक बड़ी आबादी को अपने वोट में तब्दील करने में जुटी है।
गुरुवार को इसी कड़ी में आधी आबादी को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को 1625 करोड़ रुपए की सौगात देकर आत्मनिर्भर नारी शक्ति का नारा दिया। आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि देश में इस वक्त 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे करीब 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। और बात अगर पिछले 6 से 7 सालों की हो तो इन समूहों का आंकड़ा सबसे ज्यादा बड़ा है। अब एक और अहम फैसला लिया गया है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा 2 गुनी यानी 20 लाख की गई है। पहले जब आप बैंक से लोन ले जाते थे तो बैंक आपसे अपने बचत खाते को लोन से जोड़ने को कहते थे और कुछ पैसे भी जमा करने को कहते थे। अब इस शर्त को भी हटा दिया गया है। मतलब बात आधी आबादी पर फोकस की हो तो भाजपा का फोकस एकदम क्लियर नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी भी वही योजनाएं गिनवाते हैं जो महिलाओं के लिए फायदेमंद है, जिनका फायदा यूपी जैसे चुनावों में भाजपा को मिल सकता है। हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आज देश में 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। इनमें से करीब 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं। दरअसल महिलाओं को मजबूत बनाना, उनकी मदद करना एक तरफ आधी आबादी को ताकतवर बनाता है तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार को भी मजबूती देता है, क्योंकि राज्य दर राज्य चुनाव जीतने में भाजपा के लिए जितनी मददगार महिलाएं साबित हुई हैं, उतना शायद ही कोई हुआ है। यही वजह है कि भाजपा का सीधा जोर नारी शक्ति आत्मनिर्भर महिलाओं जैसे प्रोग्राम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस इंसाफ की जिसका इंतजार 3.5 दशक से हो रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं 84 में हुए सिख दंगों की, जिसकी हिंसा का शिकार कानपुर भी हुआ था। यहां 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब उनके रिश्तेदार इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि जिस एसआईटी का गठन सूबे की सरकार ने किया था उसकी जांच पूरी हो गई है। जांच में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दशक पुराना तक क्या इंसाफ बनेगा मर्द? कानपुर में हुए सिख दंगों से क्या पर्दा उठा पाएगी एसआईटी की रिपोर्ट? किसी दर्द का इलाज ना मिले तो जख्म नासूर बन जाता है। एक ऐसा ही जख्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में हुए सिख विरोधी दंगों का, जिसका गवाह कानपुर भी रहा, जहां 127 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो मंजर ऐसा था जिसे आज भी याद कर रूह कांप जाती। लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को अपनी आंखों के सामने खो दिया, जो 3.5 दशक बीत जाने के बाद इंसाफ के इंतजार में है कि सबसे पहले रंगनाथन मिश्र की जांच हुई थी। उसमें भी कई लोग दोषी पाए गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे रंगनाथ जी। उनमें भी कुछ दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर एक सपा सरकार में एक सीबीसीआईडी जांच गठित की गई थी। उस रिपोर्ट को भी जो है दबा दिया गया। बिल्कुल आज जगी है, उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। जो 37 साल में नहीं हुआ वो मोदी और योगी सरकार ने कर दिखाया है 2 साल के अंदर ही, जबकि 2 साल में आप ज़्यादातर कोरोना पीरियड में समय जा चुका है। जो भी हमारी लास्ट मीटिंग हुई है और ये लगभग 2 साल से बराबर मीटिंग करके हम लोगों को साथ लेके कई लोगों के घरों में गए। पंजाब में भी हम लोगों से संपर्क कराया कि गवाही के लिए उनको तैयार करें। और ये सही बात है कि उनकी मेहनत का नतीजा है कि जितने लोगों की शिनाख्त होकर चार्जशीट लगी है, गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है। लेकिन अब सिख समुदाय को इंसाफ की उम्मीद जगी। दरअसल सूबे की योगी सरकार ने 2019 में दंगों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी जांच एसआईटी ने पूरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने 11 मामलों में चार्जशीट तैयार की। 1984 में हुए दंगों के बाद सिखों का कत्लेआम पूरे देश भर में किया गया था। दिल्ली और कानपुर ऐसे शहर थे जहां पर सड़कों पर भीड़ उतरी और सिखों का कत्लेआम किया। दर्दनाक तस्वीरें बाहर निकल करके आई थी। तमाम जांच रिपोर्ट बनाई गई, जांच समितियां बनाई गई, लेकिन जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई।
एक बार फिर से जांच में तेजी आई है और एसआईटी ने कानपुर का रुख किया है। एसआईटी को कानपुर के किदवई नगर में 36 साल पहले हुई बर्बरता के निशान मिले। फॉरेंसिक जांच में एक मकान में जहां खून मिला तो वहीं आग से जलाए जाने के सबूत भी हाथ लगे। एसआईटी जब यहां पर पहुंची है तो 36 साल पुराने जो कत्लेआम यहां पर हुआ था, 2 लोगों का, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था और एक व्यक्ति को की निर्मम हत्या की गई थी, उसके निशान मिले हैं। यहां पर आपको दिखाएं, 36 साल पुराने निशान को ढूंढ पाना आसान नहीं होता है, लेकिन इसी जगह पर एक व्यक्ति को मारा गया था और उसका ब्लड गिरा था, खून था। एफएसएल के द्वारा जो तकनीक होती है, उच्च तकनीक के द्वारा एक केमिकल डाल करके खून के नमूने को यहाँ से लिया गया और उसके बाद ये तस्दीक कर दी गई है कि वो खून का नमूना किसी व्यक्ति का था। जिस तरीके से फॉरेंसिक टीम और एसआईटी ने जांच की है, उससे सिख समुदाय को इंसाफ की उम्मीद जगी है कि 3.5 दशक बाद ही सही इंसाफ तो मिलेगा। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात नौनिहालों का सवाल भविष्य खस्ताहाल की, क्योंकि प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत बनाए गए पूरे देश में स्कूल बनाए गए हैं जो शुरू होने से पहले ही खस्ताहाल हो गए हैं। और अब सवाल इस बात का है कि जब स्कूल शुरू होंगे तो बच्चे कहां पढ़ेंगे। शुरू होने से पहले जर्जर हो गया प्रधानमंत्री जन विकास योजना का स्कूल। स्कूल के बाहर गंदगी का अंबार। कैसे स्कूल में पढ़ेंगे हमारे नौनिहाल? सवाल बड़ा है और मौजूद भी, क्योंकि जिन स्कूलों को प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत पूरे भारत में अल्पसंख्यक बच्चों को साक्षर करने के लिए बनाया गया था, उनका गाजियाबाद में हाल बुरा है, क्योंकि स्कूल अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही जर्जर होने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी में बना ये स्कूल 2019 से बनकर तैयार है, लेकिन जब एबीपी गंगा ने रियलिटी चेक किया तो स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहाता मिला। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत जहां पर 25% माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए स्कूल बनाए गए, लेकिन वह स्कूल अभी तक भी शुरू नहीं हुए। यहाँ पर एक बालिका विद्यालय तो बनाया गया, लेकिन उस बालिका विद्यालय को अभी तक भी शुरू नहीं किया गया। हालांकि जो गाजियाबाद के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि हमने शासन स्तर पर कई बार लेटर लिखे हैं कि यहाँ पर स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाए, जिसके बाद इस स्कूल को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। जरा सोचिए, ये हाल करोड़ों रुपए की लागत से बने स्कूलों का है, जो सिर्फ 2 साल में जर्जर हो गए। इन स्कूलों को इसलिए बनाया गया था ताकि बालिकाओं को पढ़ने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत स्कूल बनाए गए थे, जहां पर 25% से ज्यादा माइनॉरिटी रहती है। उनको देखते हुए उन्हीं के बीच में स्कूल बनाए गए थे। जहां पर आपको एक इमारत दिखा रहे हैं, यह इमारत स्कूल है जो कि बनाया गया था प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत। क्या हालात हैं इसकी हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यह स्कूल अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है, ये बंद है स्कूल। और अधिकारियों का ये कहना है कि ये स्कूल इस वजह से बंद है क्योंकि अभी तक यहाँ पर किसी भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है।